हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर हम जो है कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इन 3 टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं उनकी स्टडी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और इससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, वो ये है कि यदि आपको इस चैप्टर के यदि PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नेम है सीसी मंत्रा अजमेर, और वहाँ से आप डाउनलोड करके ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल से जो नोट्स हैं उनको आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हमें थोड़ा हेनरी फ्यूल के बारे में भी जानना चाहिए कि ये कौन थे, इन्होंने किस कंपनी के अंदर वर्क किया और ये किस पोस्ट पर थे और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, इनका जन्म कब हुआ और इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री किस फील्ड में ली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेनरी फ्यूल के बैकग्राउंड के बारे में। तो देखिए आप लोग, हेनरी फ्यूल वॉज बोर्न इन फ्रांस, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था इन 1841। कब हुआ था? 1841 के अंदर इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियर इन 1860, यानी कि इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर क्या करा? डिग्री ली। और कब ली? 1860 में ली। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर, यानी कि इन्होंने इंजीनियर के रूप में काम करना क्या किया? स्टार्ट किया इन अ कोल माइनिंग कंपनी। और उस कंपनी का नेम क्या था? कोल माइनिंग कंपनी के अंदर इन्होंने इंजीनियर की पोस्ट पर वर्क करना क्या किया? स्टार्ट किया। इन 1888 ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि 1888 में इन्हें प्रमोट कर दिया गया और इन्हें उस कंपनी का क्या बना दिया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठे तो उस समय कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब थी और कंपनी किस कंडीशन में पहुंच चुकी थी? इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में पहुंच चुकी थी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक्स टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन, और इन्होंने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स को यूज़ किया कंपनी को इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए। एंड ही सक्सीडेड, और इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। When he retired after 30 years the company, यानी कि जब इनका रिटायरमेंट हुआ 30 साल बाद, was a leading coal steel company with strong financial background, और जब ये अपनी पोस्ट से रिटायर हुए तो इन्होंने कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में क्या किया? पहुंचा दिया। तो यानी कि अगर हेनरी फ्यूल से रिलेटेड प्रिंसिपल्स डिफाइन करने के लिए एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें कुछ हेनरी फ्यूल के बारे में भी बताना चाहिए
ये एक अच्छी बात होती है, इससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। और हमें पता भी होना चाहिए कि जिसके प्रिंसिपल्स हम पढ़ने जा रहे हैं आखिर में वो थे कौन, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बच्चों आप इस बात को ध्यान रखो कि हेनरी फ्योल जो थे, इनका जो जन्म है वो 1841 में फ्रांस में हुआ। इसके बाद 1860 में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर क्या करा, डिग्री ली और एक कोल माइनिंग कंपनी के अंदर इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। 1888 में इन्हें प्रमोट कर दिया गया और इन्हें इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। लेकिन जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो उस समय कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कंपनी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में पहुंच चुकी थी। लेकिन इन्होंने इस चैलेंज को क्या किया, एक्सेप्ट किया और अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स को यूज़ किया इस कंपनी को इस सिचुएशन से निकालने के लिए, और इन्हें सफलता भी मिली। जब ये रिटायर हुए 30 साल के बाद, तो इन्होंने इस कंपनी को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंचा दिया कि ये एक टॉप लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन गई। अब इनका जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट की फील्ड में वो क्या है, हेनरी फ्योल बिकेम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। ये ध्यान रखिएगा, इन्हें किस रूप में जाना जाता है, ये किस लिए फेमस हुए, ये फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स कहलाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कहलाता है, तो वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। उनके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर बात हेनरी फ्योल की जाए तो हेनरी फ्योल जो है इन्हें किस लिए जाना जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स के रूप में कौन फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है हेनरी फ्योल। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल, यानी कि इन्होंने एक क्लियर डिस्टिंक्शन किया टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में। इन्होंने कहा टेक्निकल स्किल्स अलग होती हैं, मैनेजरियल स्किल्स अलग होती हैं। He identified the main steps. He identified the main steps in the process of management, which are considered the major function of management: planning, organizing, staffing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि मैनेजमेंट के जो 5 मेजर फंक्शन होते हैं उसे आइडेंटिफाई करने वाले भी कौन थे, हेनरी फ्योल ही थे। तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये माना जाता है कि भाई इन्होंने मैनेजमेंट के 5 मेजर फंक्शंस को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। इन्होंने ही बताया कि पहले प्लानिंग करनी चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग करनी चाहिए। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि मेजर के मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने वाले कौन थे, तो हमारा आंसर क्या होगा, हेनरी फ्योल। उसके बाद ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच एक्ट एज गाइडलाइन फॉर मैनेजर टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज़। और यानी कि फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ इन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स को भी क्या किया, फॉर्म्ड किया, जो कि एक मैनेजर को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करने के अंदर क्या करते हैं, एज अ गाइडलाइन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हेनरी फ्योल के 3 मेजर कंट्रीब्यूशन हो गए। एक तो इन्होंने मैनेजरियल स्किल और टेक्निकल स्किल्स को अलग किया, इन्होंने मैनेजमेंट के 5 मेजर फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया और इन्होंने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप किया जो एक मैनेजर की हेल्प करते हैं एज अ गाइडलाइन, ताकि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सके, वर्क कर सके। और इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड
थॉट्स कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि हेनरी फ्यूल जो है किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो हमारा आंसर होगा फ्रांस। ये इन्होंने जो डिग्री ली इंजीनियरिंग की वो किस फील्ड में ली, माइनिंग इंजीनियर में ली, माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर ली। इनका जो रिलेशन था वो कौन सी कंपनी से था, कोल माइनिंग कंपनी से था। ये इसी कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर क्या हुए थे, प्रमोट हुए थे। ठीक है, उसके बाद इन्हें ये किस रूप में फेमस हुए, तो इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स कहा जाता है। इनके 3 मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था इन्होंने मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल्स को अलग किया। दूसरा कंट्रीब्यूशन था इन्होंने मैनेजमेंट के 5 मेजर फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया। और तीसरा कंट्रीब्यूशन था इन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। अब हम बात करते हैं कि इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का जो इनका प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाना चाहिए, यानी कि हेनरी फ्यूल ने इस प्रिंसिपल्स के थ्रू अपनी किस बात को रखना चाहा। अगर हम इसको देखें तो उन्होंने कहा डिवाइडिंग द होल वर्क इन स्मॉल टास्क्स और यूनिट, यानी कि जो होल वर्क होता है उसको स्मॉल टास्क और स्मॉल यूनिट में क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी होल वर्क है या होल टास्क है उसको स्मॉल यूनिट्स में या स्मॉल टास्क में क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, अलोकेशन ऑफ वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन। उसके बाद उस काम को क्या करना चाहिए, अलोकेट करना चाहिए, किसको, एक एम्प्लॉय को या एक वर्कर को, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। यानी कि पहले तो जो होल वर्क है उसको स्मॉल टास्क में या स्मॉल यूनिट में डिवाइड करो, उसके बाद उस स्मॉल टास्क को वन पर्सन को अलोकेट करो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो उसके अंदर उस काम को करने की स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, और दूसरा उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि डिवीज़न ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है उसको क्यों फॉलो किया जाए, इसके पीछे उन्होंने 2 रीज़न बताए कि भाई यदि आप ऐसा करते हो तो इसके 2 फायदे आपकी कंपनी को मिलेंगे। पहला फ़ायदा क्या मिलेगा कि एक तो उस एम्प्लॉय के अंदर उस काम को करने का स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, दूसरा उस काम को करने की उस वर्कर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई इसको आप एक एग्जांपल से भी समझो। हम बैंक में जाते हैं, बैंक के अंदर बैंकिंग का जो होल वर्क होता है उसका डिवीज़न किस तरीके से होता है, एक पर्सन जो है कैश कलेक्ट करता है, एक पर्सन जो है कैश देता है, एक पासबुक में एंट्री करता है, एक एफडीज करता है, एक लोन देता है। तो ये सब पर्सन जो हैं अलग अलग काम करते हैं और ये रेगुलर इसी काम को बैंक में आकर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये काम उनमें ऑलरेडी क्या है, डिवाइड किया जा चुका है। तो अब आपने देखा होगा कि बैंक के अंदर हर पर्सन अपने काम को कितना एफिशिएंटली करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो उस काम को रोज करता है, वो काम उसे रोज करना है। यदि आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा करते हो और वर्कर उसी काम को या एम्प्लॉय उसी काम को रोज रोज रिपीट करेगा तो उससे क्या होगा, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगी उस काम को करने की और उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि बैंक के अंदर जो कैशियर होता है उसकी नोट गिनने की स्पीड कितनी फास्ट होती है। भाई हम इतनी फास्ट नोट गिन सकते हैं क्या, लेकिन वो रोज करता है उस काम को, इसलिए उसमें उस काम को करने का क्या है, स्पेशलाइजेशन आ गया और उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई।
लेकिन अब हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करते हो, यानी कि आप डिवीज़न ऑफ वर्क के जो प्रिंसिपल है इसको इग्नोर करते हो, तो इसके क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, यानी कि लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। यदि आप डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं करोगे तो आपके वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होगा, ना तो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और ना ही उनमें उस काम को करने का स्पेशलाइजेशन आएगा। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि आपने वर्क का डिवीज़न तो किया ही नहीं है। अब किसी वर्कर और एम्प्लॉय को ये पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो हो सकता है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाए, क्योंकि भाई जब वर्कर को ये पता ही नहीं है कि मैं किस काम के लिए अपॉइंट किया गया हूँ, तो हो सकता है कि दो वर्कर एक जैसा ही काम कर दें, तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के होल वर्क को स्मॉल यूनिट्स में या स्मॉल टास्क में डिवाइड कीजिए। उसके बाद उस स्मॉल यूनिट को वन पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलोकेट कीजिए। उसके बाद देखिए कि उसमें उस काम को करने का स्पेशलाइजेशन भी आ जाएगा और उसमें उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ना तो हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और ना ही उनमें स्पेशलाइजेशन आएगा, बल्कि एक नुकसान और हो सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के मीनिंग को समझना होगा। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, यानी कि अथॉरिटी का मतलब होता है ये हमें पावर देती है कि हम डिसीजन ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बाध्यता है, ये एक ऑब्लिगेशन है किसी काम को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक ऑब्लिगेशन जो हमें मजबूर करती है कि हमें इस काम को सही समय पर पूरा करना है। तो हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं, हेनरी फ्यूल कहना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में बैलेंस होना क्या है, जरूरी है। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना क्या है, जरूरी है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अगर हम किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देंगे तो वो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, और अगर हम किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे देंगे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी नहीं देंगे तो क्या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं कि भाई आप अपने वर्कर्स को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसको फुलफिल करने के लिए उतनी ही अथॉरिटी दो। यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, तभी आप अपने एम्प्लॉय को अकाउंटेबल कर सकते हो, अदरवाइज कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर क्या देखो आप इसके अंदर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उतनी ही अथॉरिटी दी जा रही है। उसी के बाद आप इस एम्प्लॉय को क्या, इसकी अकाउंटेबिलिटी को क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। भाई कल को आप उसको अकाउंटेबल करना भी चाहोगे तो वो एम्प्लॉय आपको क्या कहेगा, सर आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी लेकिन आपने मुझे अथॉरिटी तो दी नहीं, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल करता। तो आप अपने एम्प्लॉय को अकाउंटेबल कर ही नहीं पाओगे। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को अकाउंटेबल बनाना चाहते हो आपके प्रति, तो आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे रहे हो आपको उसको उतनी ही अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। सपोज कीजिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि भाई प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने प्रोडक्शन के एक एम्प्लॉय को एक टारगेट दिया
कि भाई आपको 1 वीक के अंदर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ने उस एम्प्लॉय को रॉ मटेरियल परचेज करने की अथॉरिटी नहीं दी और स्टोर में भी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो अब आप बताओ कि जो एम्प्लॉय है जिसे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन रॉ मटेरियल परचेज करने की अथॉरिटी नहीं दी गई, तो क्या वो अपना टारगेट अचीव कर पाएगा? वो अपना टारगेट बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉय को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उतनी ही उसको अथॉरिटी भी दो। यदि आप ऐसा करते हो तो इसके आपको फ़ायदे क्या होंगे, यानी कि एडवांटेजेस और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या आएंगे। इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। यदि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल अथॉरिटी दी है तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा ही नहीं। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अथॉरिटी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर दी है तो आप अपने एम्प्लॉय को अकाउंटेबल भी कर सकते हो, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फिक्स भी कर सकते हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा? इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड अथॉरिटी देन सबऑर्डिनेट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी। यदि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, अथॉरिटी कम दी, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा। इफ अथॉरिटी एक्सीड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट में मिसयूज इट, यानी कि अगर आपने उसको अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी तो वो अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखो इस चीज़ का कि इन दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस का होना क्या है, ज़रूरी है। बैलेंस का होना क्या है, ज़रूरी है। तो हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल हैं, और यदि इनको अगर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाए तो बिल्कुल बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो 2 प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ लिए। फर्स्ट क्या था, डिवीज़न ऑफ वर्क, और सेकंड क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की। थर्ड प्रिंसिपल क्या है इसको भी देख लेते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। देखिए भाई, अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन का। बिना अनुशासन के हम गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। डिसिप्लिन मस्ट है, और यही बात हेनरी फ्यूल ने भी कही है। हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है, फ्यूल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल, यानी कि सुपीरियर लेवल पर भी डिसिप्लिन जरूरी है और सबऑर्डिनेट लेवल पर भी डिसिप्लिन क्या है, जरूरी है। द डिसिप्लिनरी रूल्स shall not be applicable only on subordinates level but also on superior level, यानी कि दोनों ही लेवल के ऊपर जो है डिसिप्लिन मस्ट है। ये किसका कहना है, फ्यूल का कहना है। फ्यूल ने कहा है कि भाई जो डिसिप्लिनरी रूल्स आपने बनाए हैं ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि केवल आप सबऑर्डिनेट्स के लिए ही बनाओ, वो सुपीरियर लेवल के लिए भी होने चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी रूल्स आपने बनाए हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट आपने फॉर्म किया है, उसको लेकर दोनों के बीच में बिल्कुल क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। बाद में ऐसा नहीं हो कि कोई भी अपने कमिटमेंट्स से क्या करे, पीछे हट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं हेनरी फ्यूल कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए फॉर्म्ड करते हो, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाते हो, वो दोनों ही लेवल पर होना चाहिए। और इसको कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों के बीच में एक क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए।
और यदि इनको कोई फॉलो नहीं करे तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगानी चाहिए, लेकिन वो पेनल्टी जो है वो न्यायोचित होनी चाहिए, जुडिशियस होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि पेनल्टीज बहुत ज़्यादा लगा दी जाए। तो अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगानी चाहिए, लेकिन वो पेनल्टी कैसी होनी चाहिए, जुडिशियस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ लेते हैं। सपोज कीजिए अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बहुत ही इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर रहे हैं, तो सुपीरियर लेवल को भी अपने कमिटमेंट को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। उन्हें वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को प्रमोशन देना चाहिए, तो ऐसा काम उनको भी करना चाहिए। यही तभी तो कहेंगे कि भाई यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। तो ये डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल है और इसमें हेनरी फ्यूल कहते हैं कि ये दोनों ही लेवल पर क्या है, मस्ट है। यानी कि सबऑर्डिनेट्स को भी अपना कमिटमेंट फुलफिल करना चाहिए और सुपीरियर्स को भी अपना कमिटमेंट फुलफिल करना चाहिए। दोनों के बीच में एक क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों को फॉलो करना चाहिए जो भी फॉर्म्ड किया गया है। यदि ऐसा नहीं होता, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया जाता, तो स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, देयर मे बी डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एम्प्लॉयज। यदि आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, डिसओबीडियंस होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर एम्प्लॉयज उसको फॉलो नहीं करेंगे। डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जो भी एक्शन है उसमें डिले होगा क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही नहीं। तो ये दो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। और यदि आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस है उसके अंदर बहुत ही की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही स्मूथ वे में और सिस्टमेटिक वे में चलेगी। बेटर रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ इन दोनों के बीच में क्या रहेंगे, बेटर रिलेशंस रहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, यूनिटी ऑफ कमांड। तो तीन प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए, डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ लिया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया, डिसिप्लिन पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, इस वाले प्रिंसिपल के अंदर हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस। यानी कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। यदि ऐसा होगा, इफ ही रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल कंफ्यूज। और यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किस बॉस के ऑर्डर को वो पूरा करे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को केवल एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। यदि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले वो किस बॉस के ऑर्डर को कंप्लीट करे और बाद में किस बॉस के। तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि उन्हें केवल एक ही बॉस के थ्रू ऑर्डर क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको दो बॉस से ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, तो ये कंफ्यूज हैं। ये रॉन्ग अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्हें केवल एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, तो ये राइट अप्रोच है। तो कभी भी हमें एम्प्लॉयज़ के ऊपर दो बॉस नहीं रखने चाहिए। अगर हम दो बॉस अपॉइंट करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो किस बॉस के ऑर्डर को माने और किस बॉस के ऑर्डर को नहीं माने। लेकिन अगर एक ही बॉस होगा तो उनमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब यदि इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं, और यदि नहीं किया जाता तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
वायलेशन क्या क्या हमें सफ़र करने पड़ सकते हैं। यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो नो कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, मैंने बता ही दिया आपको, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से एम्प्लॉयज़ में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता। और नो ईगो क्लैशेस, यानी कि जो सुपीरियर्स हैं उनमें ईगो भी नहीं आएगा, क्योंकि दो बॉस होंगे। सपोज कीजिए कि एक एम्प्लॉय ने एक बॉस का काम कंप्लीट कर दिया और दूसरे का नहीं कर पाया, तो वो सोचेगा कि भाई वो एम्प्लॉय जो है उसको ज़्यादा फेवर करता है, मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर कर रहा है। वो दोनों बॉस के बीच में ईगो क्लैशेस होने लग जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं। तो इसलिए बढ़िया है कि हम यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को क्या करें, फॉलो करें। तो नो ईगो क्लैशेस का मतलब क्या है, सुपीरियर्स के अंदर ईगो नहीं आएगा। नेक्स्ट, यदि होगा, यदि हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और ईगो क्लैशेस अमंग डिफरेंट सुपीरियर्स, और सुपीरियर्स के बीच में ईगो भी क्लैश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, अब ये खुद तो कंफ्यूज हैं कि किसका ऑर्डर माने और किसका नहीं माने। सपोज करो इन्होंने इसके ऑर्डर को फुलफिल कर दिया तो इसके मन में ईगो आ जाएगा, यदि इसके ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया तो इसके मन में ईगो आ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम इस वाले प्रिंसिपल को फॉलो करें, जिससे ना तो एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हों और ना ही सुपीरियर के अंदर ईगो आए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन यूनिट वन प्लान। ये कह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे गोल को अचीव करना चाहेगी एक साथ, तो उसका वो हो सकता है क्या, वो हो ही नहीं सकता। एम्प्लॉयज़ खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस गोल को पहले अचीव करना है, किस गोल को बाद में अचीव करना है। इससे टाइम भी वेस्ट होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे और एफिशिएंसी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी और इफ़ेक्टिवनेस भी नहीं आ पाएगी। तो हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड है, वो अपन ने पढ़ा, उसी तरह यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये कहता है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ही गोल होना चाहिए, ताकि सभी जने एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकें, वर्क कर सकें और उस गोल को अचीव कर सकें। यदि आप बहुत सारे गोल लेके चलोगे तो वो उनको अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वन यूनिट वन प्लान, efforts of all the employees must be directed towards one goal। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफर्ट्स को एक ही दिशा में क्या किया जा सकता है, आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत सारे गोल बना दिए तो अब हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम एम्प्लॉयज़ को किस डायरेक्शन के अंदर आगे काम करने के लिए कहें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए एक कंपनी है, वो कार भी मैन्युफैक्चर करती है और मोटरसाइकिल भी मैन्युफैक्चर करती है। अब कार और मोटरसाइकिल जो है दोनों के दोनों ऑटोमोबाइल सेक्टर में आते हैं, लेकिन इन दोनों का मार्केट अलग अलग है। तो यहाँ पर हेनरी फ्यूल का कहना है कि यदि आपकी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है तो हर प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, इसका एक सेपरेट हेड होना चाहिए, इसके सेपरेट रिसोर्सेज होने चाहिए, इसके सेपरेट एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी आप कार बेच पाओगे और मोटरसाइकिल बना पाओगे। लेकिन अगर आपने इन दोनों के लिए केवल एक ही डिपार्टमेंट रखा है तो ना तो हेड समझ पाएगा कि कार पहले बनानी है कि मोटरसाइकिल पहले बनानी है, किसकी सेल को बढ़ाना है, किसका प्रोडक्शन करना है, रिसोर्सेज को किसकी तरफ अलोकेट किया जाए, मोटरसाइकिल की तरफ अलोकेट किया जाए या कार की तरफ, वर्कर्स को क्या प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए। तो इसमें कन्फ्यूज़न के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि आपकी कार की जो यूनिट है इसके लिए अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करो, आपकी मोटरसाइकिल की जो यूनिट है इसके लिए अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करो, और हर यूनिट का जो है एक ही प्लान रखो, यानी कि सेपरेट रखो। तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। यदि हम ऐसा करते हैं, यानी कि अगर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं
और हम हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं और उस यूनिट का एक सिंगल प्लान डिसाइड करते हैं, हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट के साथ मिसमैच नहीं करते हैं, तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। यानी कि अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। इट एम्फेसिस इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमन गोल्स एंड हेल्प इन अचीविंग दैम। यानी कि ऐसा करने से जो कॉमन गोल हमने डिसाइड किया है उसको हम अचीव कर पाएंगे। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। ये प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। लेकिन यदि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होगा, वेस्ट, और आपके रिसोर्सेज का क्या होगा, वेस्टेज होगा, क्योंकि भाई एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएंगे कि रिसोर्सेज को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी नहीं रहेगा कि पहले कौन सा काम कंप्लीट करना है और बाद में कौन सा करना है। तो सबसे बढ़िया क्या है कि हमें यूनिटी ऑफ कमांड को भी फॉलो करना चाहिए और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को भी फॉलो करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, हमारी एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। तो दोनों में प्रिंसिपल्स में डिफरेंस भी है, तो कभी कभी एग्जाम में ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, यानी कि ताकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। और एक यूनिट, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 6 प्रोडक्ट हैं, 6 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट का एक सेपरेट प्लान होना चाहिए, तभी हम अपने गोल्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। हमें हर प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट यूनिट क्रिएट करनी चाहिए जिसका खुद का एक इंचार्ज होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स भी अलग अलग होने चाहिए, रिसोर्सेज भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तभी वो यूनिट अपने प्लान गोल को क्या कर पाएगी, अचीव कर पाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होता है उसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर रखना चाहिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले जरूरी है और एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट बाद में। While taking decision, manager must give priority to benefits of organization and not to personal benefit। यानी कि जब भी कोई मैनेजर कोई भी डिसीजन ले तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को पहले अचीव किया जाएगा, उसके बाद में पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाएगा। ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड नॉट बाय सैक्रिफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये कह रहा है अगर आपका पर्सनल गोल है तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अचीव करने की कोशिश करो, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सैक्रिफाइस करके। किसी भी कीमत पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका पर्सनल इंटरेस्ट बाद में है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पहले है। और यदि मैनेजर को लगता है कि भाई दोनों में मिसमैच नहीं हो पा रहा, यानी कि अगर उसने रिकंसाइल भी कर लिया और दोनों के इंटरेस्ट मैच नहीं कर पा रहे, तो फिर उसे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ये बात ध्यान रखने की है, तभी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करती है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देंगे तभी तो हमें हमारे पर्सनल इंटरेस्ट अचीव होंगे, लेकिन हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही पहले फुलफिल कर लेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ही यदि फुलफिल नहीं होंगे तो हम पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकते। ये बात किसने कही है? हेनरी फ्यूल ने कही है। आगे यदि इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो इसके फायदे क्या होंगे? इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे, क्योंकि आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव होंगे ही होंगे। इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ऐसा करने से
आपके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन आता है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट अचीव हो जाते हैं तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप ही फुलफिल हो जाते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाता है। लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, द फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल, फर्म अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप चाहते हो कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी जाए, तभी हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। इसके अंदर हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं, पे फेयर वेजेस एंड सैलरी सो दैट एम्प्लॉयज कैन मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को इतनी सैलरी ज़रूर दो जिससे कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात भी कही है कि फेयर वेजेस और सैलरीज को डिटरमाइन करते समय आप 3 बातों का ध्यान रखो। पहली बात, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी सैलरी देने की कैपेसिटी है। बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी मिनिमम वेजेस देना जरूरी है। और तीसरा, द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को कितनी सैलरी देते हैं। इन तीनों को देखने के बाद आप एक फेयर वेजेस जो है वो डिसाइड करो या फेयर सैलरी को डिसाइड करो, और वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़रूर दो जिससे कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ। तो यहाँ पर हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को इतनी सैलरी ज़रूर देनी चाहिए जिससे कि वो अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएँ। हाँ, उन्होंने ये बात भी कही है कि फेयर वेजेस और सैलरीज को डिसाइड करते समय आप 3 बातों का ध्यान रखो। एक तो आपकी खुद की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी वेजेस और सैलरी देने की है। दूसरा, गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी मिनिमम वेजेस देना कंपलसरी है। और तीसरा, आपके कॉम्पिटिटर अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को कितनी सैलरी देते हैं। इन तीनों बातों को देखने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स की फेयर सैलरी को और वेजेस को डिसाइड करो ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाए। और यदि आप ऐसा करते हो तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। पहला, एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे क्योंकि उन्हें उचित पारिश्रमिक मिल रहा है, यानी कि उन्हें फेयर वेजेस और सैलरी मिल रही है, तो उनके अंदर काम को करने का क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा। वो अपने वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव्स, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को फेयर सैलरी और वेजेस देती है, उस एम्प्लॉयज़ के वर्कर्स के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोशन और कमिटमेंट्स क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज इन टर्नओवर और एम्प्लॉयज़, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने लग जाएंगे, जिससे हमारा एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, वो डीमोटिवेट होंगे और वो अपने वर्क को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने 7 प्रिंसिपल इस क्लास के अंदर पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए बच्चों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।